नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दी इंडियन रिपोर्टर में। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच होगी, एलजी ने की थी सिफारिश। देखिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी टेस्ट के आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बता दें कि केजरीवाल सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ही पंजाब में भी छोटे छोटे क्लिनिक खोले जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार अपने मोहल्ला क्लिनिकों पर बहुत गर्व महसूस करती है, लेकिन हाल ही में इन मोहल्ला क्लिनिकों में होने वाले पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में घोटालों का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचाने से रूस हुआ नाराज, मोदी सरकार ने दिया जवाब। देखिए, भारत सरकार ने उन रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने यूरोप के माध्यम से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे। हाल ही में रूसी सरकार से जुड़े कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में यह दावा किया गया था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जिस गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है उसे भारत ने निर्यात किया है। फिलहाल गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमने कोई भी हथियार या गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है। यौन की इच्छा कंट्रोल करने की सलाह देना गलत, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बोला सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के लिए उसे खुद को समर्पित नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि न केवल हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी समस्याग्रस्त है, बल्कि फैसले में लागू कानूनी सिद्धांत भी सवालों के घेरे में है। हरियाणा के 4000 युवाओं को इजराइल में नौकरी, एमडीयू में मिलेगी ट्रेनिंग, 1,37,000 होगी सैलरी, 15 जनवरी को फिर निकलेगी वैकेंसी। देखिए, हरियाणा के 4000 युवा इजराइल जाएंगे। उनका नौकरी का आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम धंधे से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश से जा रहे इन युवकों को 1,37,000 सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। सनातन विवाद के बीच पहली बार पीएम मोदी से मिले उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु में बाढ़ राहत फंड समेत रखी ये मांग। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। सनातन पर विवादित बयान देने के बाद उदयनिधि की पहली मुलाकात थी। उदयनिधि ने पीएम मोदी को 19 जनवरी को चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित भी किया। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ राहत फंड को जल्द जारी करने की भी मांग की है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस पर कोविड का साया, 50 वीआईपी लिस्टेड, जांच करने पहुंची मेडिकल टीम। देखिए, जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस उस समय हो रही है जिस समय राजस्थान में कोरोना को लेकर अलर्ट है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी वीआईपी को लिस्टेड किया गया। उनके घरों में मेडिकल टीमें भेजी जा रही है। कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर विजया फौजदार ने बताया कि 50 वीआईपी की पहली लिस्ट जारी की गई है। इनमें सीएम भजलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, मंत्री व अधिकारियों सहित वीआईपी लोग शामिल हैं। इसरो की एक और बड़ी सफलता, फ्यूल सेल फ्लाइट का किया सफल परीक्षण। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इसरो ने शुक्रवार की फ्यूल सेल फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। इसरो ने शुक्रवार को कहा कि उसने अंतरिक्ष में इसके संचालन का आकलन करने और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन की सुविधा के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए ईंधन सेल का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया है। नेपाल ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ तो भारत ने भर दी झोली, भूकंप प्रभावितों के लिए दिया 7.5 करोड़ डॉलर। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भूकंप पीड़ित नेपाल के लिए भारत ने अपने खजाने का पिटारा खोल दिया। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के भूकंप पीड़ितों के पुनरुत्थान के लिए 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर मदद देने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया की साउथ कोरिया पर ताबड़तोड़ बमबारी, क्या नया वार फ्रंट खुल गया? देखिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया में रार की तो कोई बात नहीं है। कई तरह की शांति संधियों के बाद भी दोनों देशों में तनाव बना रहता है। अब एक बार फिर से दोनों देशों में तकरार देखने को मिली है, जहां उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सीमा के पास 200 से ज्यादा गोले दागे। दुनिया पहले से ही 2 युद्धों की मार झेल रही है, जहां रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध संघर्ष जारी है और इसका अंत होता नहीं दिख रहा है। तो वहीं अब साथ बैठा उत्तर कोरिया भी अपने सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया को आंखें दिखा रहा है। किम जोंग की मिसाइल से रूस कर रहा है यूक्रेन पर वार, ईरान से भी खरीद रहा है हथियार, अमेरिका ने पुतिन को घेरा।
देखिए, अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया के साथ किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयानों में कहा कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया से आई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के लिए ईरान से भी बातचीत कर रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक ईरानी मिसाइलें अभी तक रूस नहीं पहुंची है, लेकिन जल्द ही ये डील फाइनल हो जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जाने पूरा मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील महक महेश्वरी की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इसलिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हैं। कांग्रेस को क्राउड फंडिंग से 2 हफ्ते में मिले सिर्फ 11 करोड़, अब कार्यकर्ताओं को मिला ये निर्देश। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस क्राउड फंडिंग अभियान में जोरदार तरीके से जुटी हुई है, लेकिन पार्टी को उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट मिलता नहीं दिख रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जारी इस कैंपेन में कांग्रेस अब तक मैच 11 करोड़ रुपए जुटा पाई है। सूत्रों के मुताबिक क्राउड फंडिंग अभियान में आई इस मंदी से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। कम चंदा इकट्ठा होने के कारण आलाकमान की तरफ से नाराजगी भी व्यक्त की गई। इतना ही नहीं, नेताओं से कोशिश तेज करने के लिए भी कहा गया। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 2024 में 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, यूएन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूती से भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट गुरुवार को जारी की गई थी। इसमें कहा गया कि दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2024 में 5.2% बढ़ने का अनुमान है। इससे भारत में मजबूत विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिल रही थी घटिया दवाएं, केंद्र ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कराने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की जानकारी दी गई। बताया गया कि दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी। नए साल में मिलेगा किसानों को 16वीं किस्त का तोहफा, जाने कब और कितने पैसे आएंगे खाते में। देखिए, अब तक किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 15 किस्तों के पैसे मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त जारी कर 8 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया था। ऐसे में इस बार योजना से जुड़े किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि अब तक किस्त की तारीख को लेकर तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी या मार्च में 16वीं किस्त रिलीज हो सकती है। वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी किस्त अटक सकती है। इसमें वो किसान है जो भू सत्यापन नहीं करवा रहे हैं या नहीं करवाएंगे। नियमों के तहत ऐसे किसानों की किस्त अटक सकती है, तो आप अपना भू सत्यापन जरूर करवा लें। आरबीआई ने किया एक बड़ा ऐलान, अब बंद होगा 5 रुपए का सिक्का। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 रुपए का खुदरा सिक्का आज भी चल रहा है, लेकिन उसकी मोटाई बहुत कम हो गई है। आपने देखा कि मोटा 5 रुपए का सिक्का कहां चला गया। रिजर्व बैंक ने इसे बंद कर दिया है। इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। 5 रुपए के मोटे सिक्के की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। अपराधी 5 रुपए के सिक्के से 12 रुपए का माल बनाकर बेचते थे। देखिए, 5 रुपए के पुराने सिक्के काफी मोटे होते थे और अधिक मेटल से बनाए गए थे। सिक्के और दाढ़ी बनाने वाले धारदार ब्लेड दोनों ही एक धातु से बनाए जाते, इसलिए लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था, जो इस सिक्के को बंद करने का कारण बन गया। सोमालिया के पास जहाज हाईजैक, 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार, शिप पर हथियार लेकर उतरे 5-6 लोग, नौसेना का आईएनएस चेन्नई रवाना। देखिए, अरब सागर में सोमालिया के तट के पास से एक और जहाज हाईजैक कर लिया गया। इस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। ये मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसकी जानकारी कल ही सामने आई है। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नोफोर्क है। वहीं नेवी ने कहा कि हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए नेवी ने आईएनएस चेन्नई को जहाज की तरफ रवाना किया है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर जा रहा था। ये 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पर भी फोकस। अब धर्म संकट है कि किसके साथ जाए बसपा। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। उधर इस लोकसभा में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है। कांग्रेस, सपा, आरएलडी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी पर भी टिकी हुई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले इस चुनाव के लिए अकेला चलो की राह चुन चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दल मायावती को साथ लेना चाहते हैं। लेकिन इससे मायावती खुद भी धर्म संकट में फंस गई है कि वह किस गठबंधन के
आ जाए। वहीं जानकारों की माने तो अगर मायावती अकेले भी चुनाव लड़ती है तो ये घाटे का सौदा होगा, उनकी सीटें 10 से भी नीचे आ सकती है। कश्मीर में सुबह सुबह शुरू हुए एनकाउंटर, सुरक्षा बल दे रही हैं करारा जवाब। देखिए, जम्मू कश्मीर की घाटियों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कल सुबह सुबह सोफिया जिले के चोटीगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सोफिया पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आतंकियों को घेर लिया है। दहशतगर्दों को करारा जवाब दिया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीट में हुए बदलाव, जाने कक्षा 10वीं और 12वीं की अपडेटेड डेट शीट। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं 2024 की संशोधित डेट शीट जारी की है। कक्षा 10वीं और 12वीं की संशोधित डेट शीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। संशोधित डेट शीट के अनुसार कुछ पेपरों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किए गए हैं। कक्षा 10वीं की तिब्बती पेपर जो 4 मार्च 2024 को आयोजित होने वाला था, उसे बदल दिया गया और अभी ये 23 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कक्षा 10वीं का रिटेल पेपर जो 16 फरवरी को निर्धारित किया गया था, वह अब 28 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 12वीं का फैशन स्टडीज का एग्जाम जो 11 मार्च को होना था, अब वह 21 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। वहीं सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी और 13 मार्च 2024 को समाप्त होंगी और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी को शुरू होंगी और 2 अप्रैल 2024 को समाप्त होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं एक ही बार में आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी।